आज के इस विश्लेषण में बात एक ऐसे रहस्यमय मेडिकल संकट की जिसने मध्य अफ्रीका से लेकर पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। हम कांगो और युगांडा में बहुत तेजी से फैल रहे इबोला संकट की गहराई में जाएंगे और समझेंगे इसके पीछे के डेटा, टाइमलाइन और असली विज्ञान को। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, द साइलेंट आउटब्रेक, यानी एक ऐसी खामोश शुरुआत जिसने सबको चौंका दिया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। 24 अप्रैल, बुनिया नाम की जगह पर एक मौत होती है जिसकी पुष्टि होने में ही कई हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब उस शव को एक बहुत ही भारी आबादी वाले खनन क्षेत्र यानी माइनिंग एरिया में वापस भेज दिया जाता है। अब खनन क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही कितनी ज्यादा होती है ये तो हम सब जानते हैं। बस इसी एक घटना ने इस वायरस के फैलने की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। भाग 2, एक दुर्लभ और अनोखा स्ट्रेन। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये वायरस शुरुआती दिनों में हमारे मेडिकल रडार से बच कैसे निकला। हुआ ये कि जब मरीजों के टेस्ट हुए तो इबोला के जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो सब नेगेटिव आ गए। डॉक्टरों को लगा कि चलो ये इबोला नहीं है, लेकिन असल में ये प्रकोप एक बेहद रेयर बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के कारण था। और इसी एक गलतफहमी की वजह से ये दुर्लभ वायरस हफ्तों तक बिल्कुल चुपचाप लोगों के बीच फैलता रहा। अब यहाँ WHO का जो रिस्क असेसमेंट है उसे समझना काफी दिलचस्प है। एक तरफ नेशनल और रीजनल लेवल पर इस खतरे को हाई रिस्क में रखा गया है, यानी कांगो और युगांडा के लिए तबाही का अलर्ट है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर इसे अभी भी लो रिस्क बताया जा रहा है। मतलब यह है कि लोकल स्तर पर यह बीमारी भले ही जानलेवा है, लेकिन अभी इसके अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करने के चांसेस कम माने जा रहे हैं। और इस हाई रिस्क का जमीनी असर क्या है? आंकड़े डराने वाले हैं। अभी तक 134 संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं, और अगर कांगो और युगांडा दोनों को मिला लें तो कुल लगभग 600 संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं। तो साफ है ये अब कोई छोटा मोटा आउटब्रेक नहीं रह गया है। लेकिन रुकिए, तस्वीर इससे भी ज्यादा भयानक है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम का ये बयान देखिए। उनका साफ कहना है कि असली पैमाना इससे कहीं बहुत बड़ा है। सोचिए, जो 51 केस ऑफिशियली कंफर्म हुए हैं वो तो बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जब दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी ये कह रहे हों तो समझ आ जाता है कि असल डेटा और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा अंतर है। भाग 3, सबसे बड़े खतरे की चेतावनी। इस वायरस की फैलने की स्पीड देखकर WHO ने इसे PHEIC यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ये कोई आम मेडिकल टर्म नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन का सबसे ऊंचे स्तर का अलार्म है। जब ये अलार्म बजता है तो इसका सीधा मतलब होता है स्थिति असाधारण है और अब पूरी दुनिया के देशों को एक साथ मिलकर इस चुनौती से लड़ना होगा। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जमीनी स्तर पर बाधा। अब ऐसा नहीं है कि मेडिकल टीमें सिर्फ एक वायरस से लड़ रही हैं, असल लड़ाई तो जमीन पर है। देखिए, बीमारी पहचानने में पहले ही देरी हो गई, डर के मारे लोगों का भारी पलायन हो रहा है, और सबसे बड़ी अड़चन, पूर्वी कांगो का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियारबंद विद्रोही गुटों के कब्जे में है। वहां तक मेडिकल टीम का पहुंचना ही अपने आप में जानलेवा है। ऊपर से फंडिंग कट रही है, हाथ धोने तक के स्टेशन नहीं हैं, और आइसोलेशन वार्ड्स की भारी कमी है। मतलब कदम कदम पर एक नई रुकावट। भाग 5, वैश्विक प्रतिक्रिया को जुटाना। इन सब मुश्किलों के बीच एक और बहुत बड़ी जटिलता है। जैसा कि हमने पहले देखा, ये एक रेयर स्ट्रेन है, और इसी वजह से आज की तारीख में इस बुंडीबुग्यो वायरस के लिए कोई भी स्वीकृत दवा या वैक्सीन मौजूद है ही नहीं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना हथियारों के किसी बहुत बड़ी जंग में उतर जाना। खैर, इस अंधेरे में विज्ञान ही एक उम्मीद की किरण है। कांगो इस वक्त एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड रिसर्चर्स ने मिलकर इसे तैयार किया है। ये प्रायोगिक वैक्सीन ही फिलहाल सबसे बड़ा सहारा है। और सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, बुनियादी सुविधाओं पर भी तेजी से काम हो रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका अब इन प्रभावित इलाकों में 50 नए इमरजेंसी क्लिनिक बनाने के लिए फंड देगा, ताकि आइसोलेशन वार्ड्स की जो भारी कमी है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। इसके साथ ही आर्थिक मदद भी पहुंचने लगी है। अमेरिका ने इस रोकथाम अभियान के लिए पहले ही $1 करोड़ 30 लाख की बड़ी मदद दे दी है। ये पैसा जमीन पर मेडिकल सप्लाई और जरूरी संसाधनों को जुटाने के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं
क्या ये प्रायोगिक वैक्सीन और करोड़ों डॉलर की फंडिंग सच में इतनी तेजी से वहां पहुंच पाएंगे कि एक ऐसे इलाके को बचा सकें जो पहले से ही मानवीय संकट और विद्रोहियों के चंगुल में फंसा है? ये पूरा विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं होती, बल्कि वो एक बहुत बड़ी भौगोलिक और राजनीतिक चुनौती भी होती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।